नमस्कार दोस्तों, आज मैं मूलह्रास से संबंधित बहुत से छोटे छोटे प्रश्न लेकर आया हूं। आइए प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले निवेदन करूंगा कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे कृपया लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में ज़रूर इसे शेयर करें। आइए बहुविकल्पी प्रश्नों से प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1 है, ह्रास की व्यवस्था की जाती है आ स्थायी एवं मूर्त संपत्तियों पर, बा स्थायी एवं अमूर्त संपत्तियों पर, सा स्थायी मूर्त एवं अमूर्त संपत्तियों पर और दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आ, अर्थात ह्रास की व्यवस्था स्थायी एवं मूर्त संपत्तियों पर की जाती है। प्रश्न क्रमांक 2, मूलह्रास लगाया जाता है आ लागत पर, बा विक्रय मूल्य पर, सा पुस्तक मूल्य पर और दा वसूली मूल्य पर। तो इसका जो सही उत्तर है सा पुस्तक मूल्य पर, अर्थात स्थायी संपत्तियों का जो पुस्तक मूल्य होता है उस पर मूलह्रास लगाया जाता है। अगला प्रश्न है 3, मूलह्रास लगाया जाता है आ लाभ की दशा में, बा हानि की दशा में, सा चाहे लाभ हो या हानि और नंबर दा व्यापार के समापन पर। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सा चाहे लाभ हो या हानि। तो मूलह्रास व्यापार में लगाना अनिवार्य होता है। हमारी जो स्थायी संपत्तियाँ होती हैं उस पर मूलह्रास का आयोजन करना आवश्यक होता है। यह एक अनिवार्य प्रभार है। चाहे व्यापार को लाभ हो या हानि, इसे लगाया जाता है। मूलह्रास का आयोजन करना आवश्यक होता है। प्रश्न क्रमांक 4, मूलह्रास की क्रमागत शेष पद्धति के अनुसार वार्षिक मूल्य ह्रास की गणना की जाती है। संपत्ति के आ बढ़े हुए लागत मूल्य पर, बा घटे हुए लागत मूल्य पर, सा सदैव मूल्य लागत पर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बा घटते लागत मूल्य पर। मूलह्रास की क्रमागत शेष पद्धति के अनुसार वार्षिक मूलह्रास की गणना घटते हुए लागत शेष पर की जाती है। नंबर 5, एक मशीन 50,000 रुपये में क्रय की गई। इसकी स्थापना पर 3,000 रुपया व्यय हुए। इसका अनुमानित अवशेष मूल्य 6,000 रुपया है और इसका अनुमानित जीवन काल 10 वर्ष है। मशीन पर प्रतिवर्ष कितना ह्रास काटा जाएगा? तो इसमें उत्तर दिए हैं आ 5,300 रुपया, बा 4,750 रुपया, सा 4,700 रुपया और दा 4,500 रुपया। तो इसका सही उत्तर होगा सा 4,700 रुपया। आइए हम समझते हैं कि इसका सही उत्तर 4,700 कैसे हुआ। तो सबसे पहले स्थायी किस्त पद्धति के अनुसार मूलह्रास का जो सूत्र है वह इसमें लागू होगा। तो मूलह्रास बराबर संपत्ति का कुल लागत मूल्य माइनस संपत्ति का अनुमानित अवशेष मूल्य बटे अनुमानित जीवन काल। तो यहाँ पर संपत्ति का कुल लागत मूल्य से आशय संपत्ति के क्रय मूल्य और उसकी स्थापना पर किए गए व्ययों के योग से होगा। तो यहाँ संपत्ति का कुल मूल्य हो जाएगा संपत्ति का क्रय मूल्य 50,000 रुपया और इसकी स्थापना पर किए गए व्यय 3,000 रुपया। इस प्रकार संपत्ति का कुल मूल्य 53,000 रुपया हो जाएगा और इसका जो अनुमानित अवशेष मूल्य है वह 6,000 रुपया है, जो इसमें से घटा दिया जाएगा। तो 53,000 रुपये में से 6,000 रुपया घटा दिए जाएंगे तो ये बचते हैं 47,000 और इसमें हम अनुमानित जीवन काल 10 का भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 4,700 रुपया, जो 1 वर्ष का है। आइए अब हम रिक्त स्थान से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखें। प्रश्न 1 है, मूलह्रास को लाभ हानि खाते में खाली स्थान किया जाता है। तो इसका
उत्तर है डेबिट या विकलन, मतलब मूल्यह्रास को लाभ हानि खाते में डेबिट पक्ष में दर्शाया जाता है, क्योंकि मूल्यह्रास एक तरह की हानि होती है, यह एक तरह का प्रभार होता है जो अनिवार्य रूप से चार्ज किया जाता है। अतः अन्य नुकसान, हानियाँ या व्ययों के रूप में लाभ हानि खाते में से डेबिट किया जाता है। दूसरा है आयकर अधिनियम द्वारा खालिस्तान पद्धति लागू करने की सिफारिश की गई है। तो इसका उत्तर है घटती किस्त पद्धति, अर्थात स्थायी संपत्तियों पर आयकर अधिनियम द्वारा ह्रास आयोजित करने के लिए घटती किस्त पद्धति को मान्य किया गया है। अगला प्रश्न है नए आविष्कार के कारण संपत्ति को हटाना खालिस्तान कहलाता है। तो इसका उत्तर है अप्रचलन। अप्रचलन क्या होता है कि जब नई तकनीकी या नए आविष्कार होते हैं तब पुरानी संपत्तियों से कार्य लेना या तो महंगा साबित होता है या कार्य में विलम्ब होता है। अतः उन पुरानी संपत्तियों के स्थान पर नई तकनीकी वाली, नए आविष्कार वाली संपत्तियों को पुनर्स्थापित किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि पहले ऑफिस में टाइपराइटर के माध्यम से कार्य होता था, लेकिन जब से कंप्यूटर का आविष्कार हुआ है या कंप्यूटर का प्रचलन हुआ है तो टाइपराइटर को ऑफिस से अप्रचलित कर दिया गया है, मतलब अब वह ऑफिस में कार्य के लिए चलन योग्य नहीं है। या हम दूसरा उदाहरण दें, जैसे पहले घरों में रेडियो हुआ करते थे, अब रेडियो के स्थान पर टेलीविज़न आ गया है। तो इस प्रकार से संपत्तियां अप्रचलित हो जाती हैं, जबकि नए आविष्कार या नई तकनीक के कारण नई संपत्तियों से कार्य संपादित किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखें हम। प्रश्न 4, कम मूल्य की संपत्ति के लिए ह्रास की खालिस्तान पद्धति ज़्यादा उपयुक्त है। तो इसका जो उत्तर है वह है स्थायी किस्त पद्धति। कम मूल्य की संपत्ति पर स्थायी किस्त पद्धति के द्वारा मूल्यह्रास आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है 5, मूल्यह्रास का संबंध सदैव संपत्ति के खालिस्तान मूल्य से होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है पुस्तकीय मूल्य। मूल्यह्रास का संबंध हमेशा संपत्ति के पुस्तकीय मूल्य से होता है, अर्थात संपत्ति का जो पुस्तकीय मूल्य होता है उस पर ही मूल्यह्रास काटा जाता है। आइए अब हम कुछ प्रश्न एक शब्द वाले देखते हैं, जिनका उत्तर हमें एक शब्द या एक वाक्य में देना है। तो प्रश्न 1 है, संपत्ति के जीवन काल के पश्चात संपत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि को किस मूल्य से जाना जाता है। तो इसका उत्तर है अवशिष्ट मूल्य। अवशिष्ट मूल्य वह होता है जब एक निश्चित समयावधि के पश्चात संपत्ति से कार्य करना महंगा हो जाता है या संपत्ति कार्य नहीं करती है, या हम कह सकते हैं कि संपत्ति की कार्य क्षमता कम हो जाती है, तब ऐसी स्थिति में उसे बेचना पड़ता है। उसके विक्रय से जो मूल्य प्राप्त होता है वह अवशिष्ट मूल्य कहलाता है। प्रश्न 2, स्थायी किस्त पद्धति किस प्रकार के मूल्य की संपत्ति के लिए उपयोगी है। तो स्थायी किस्त पद्धति कम मूल्य वाली संपत्तियों के लिए उपयोगी होती है। प्रश्न 3, ह्रास की राशि को वर्ष के अंत में किस खाते में हस्तांतरित करते हैं। तो इसे लाभ हानि खाते में स्थानांतरित किया जाता है। अगला प्रश्न है 4, मूल्यह्रास के आयोजन के उद्देश्यों में प्रमुख उद्देश्य संपत्ति के आयोजन करना है। तो इसका उत्तर है पुनर्स्थापना, अर्थात संपत्ति की पुनर्स्थापना के लिए मूल्यह्रास का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है 5, संपत्ति के उपयोग योग्य न रहने पर मूल्यह्रास की स्थायी किस्त पद्धति के अंतर्गत संपत्ति का मूल्य खालिस्तान हो जाता है। क्या हो जाता है? तो संपत्ति का मूल्य शून्य हो जाता है। आइए अब हम सत्य असत्य वाले प्रश्न देखें। प्रश्न 1 है, ह्रास एक पूंजीगत हानि है। तो यह सत्य है। दूसरा है,
ह्रास लाभ की दशा में लगाया जाता है, यह असत्य है, क्योंकि हानि भी होती है तब भी ह्रास का आयोजन करना अनिवार्य होता है। नंबर 3, घटती किस्त पद्धति में ह्रास के कारण संपत्ति का मूल्य शून्य हो जाता है, तो यह है असत्य, क्योंकि संपत्ति का मूल्य स्थायी किस्त पद्धति से ह्रास लगाने पर शून्य होता है, ना कि घटती किस्त पद्धति से। प्रश्न 4 है, मूल्यह्रास की उत्पत्ति का कारण अवशिष्ट मूल्य होता है, तो यह असत्य है। नंबर 5, ह्रास स्थायी संपत्तियों पर लगाया जाता है, तो यह सत्य है, क्योंकि ह्रास का संबंध स्थायी संपत्तियों से होता है। तो ये थे आज के मूल्यह्रास पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। नमस्कार, धन्यवाद।